नमस्कार विद्यार्थियों। चलिए आज बालाजी की मैथ कक्षा 10 की एक्सरसाइज 1.1 का अगला भाग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं 3 भाग बना चुका हूं और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट भाग होगा। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 17 तक पिछले भागों में बता चुके हैं। तो मैं उन नए व्यूवर्स से कहना चाहूँगा जो कि चैनल पर पहली बार व नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि आपके मित्र भी देख सकें। तो इसके पहले वीडियो में मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि वीडियो भाई ऑनलाइन ही देखा करें, क्योंकि मैं भी अपना समय और मेहनत सब कुछ करता हूँ, लगाता हूँ, तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। और हमारा यदि वॉच टाइम बढ़ेगा तो हौसला और बढ़ेगा, नहीं तो मैं वीडियो बनाना ही बंद कर देता हूँ। और कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, उसका मेन रीज़न यही था कि वॉच टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि वॉच टाइम नहीं मिल रहा है तो क्या करें वीडियो बना करके फालतू का टाइम बर्बाद कर करके। तो अब कुछ लोगों की कमेंट आई और व्हाट्सएप पर मैसेज किए कि नहीं सर वीडियो बनाएं, और अब हम आगे से पूरा वीडियो देखेंगे और आप वीडियो बनाना जारी रखें। तो फिर बना रहे हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रूर देखें। और कुछ विद्यार्थी हैं जो कि ऑफलाइन देखने का प्रयास करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप रात को एक बार कोई भी एक हमारा वीडियो प्ले करके रख दें, जिससे कि वो पूरा का पूरा प्ले हो जाए। फिर आप चाहें जैसे देखें, कुछ भी करें, वो आपकी मर्ज़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो देखिए ये प्रश्न कह रहा है वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 546 तथा 764 को भाग देने पर शेष फल 6 तथा 8 प्राप्त होते हैं। तो पिछले सवालों की ही तरह है। तो देखिए महत्तम संख्या ज्ञात करना है। जब भी महत्तम कहे, बड़ी से बड़ी कहे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें इसका HCF ही फाइंड करना है। ठीक, तो महत्तम कह दिया तो HCF हमें निकालना है। तो अब देखिए पहले सवाल पढ़ें, जिससे 546 तथा 764 को भाग देने पर शेष फल 6 और 8 आ रहा है। तो ये हम लिख लेते हैं हल में, चूंकि शेष फल 6 व 8 आता है। जब शेष फल इतना आ रहा है तो इसलिए क्या करेंगे, और ये क्रमशः है, तो 546 से 6 और 764 से 8 घटा देंगे। तो 546 माइनस 6, और उससे देखिए क्रमशः है ना, तो 6 और 764 से 8 घटा देते हैं, 764 माइनस 8। ठीक, तो जब घटाया तो ये बचे 540 और इसमें ये 756। तो अब देखिए इनका हम HCF किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। तो हम तो गुणनखंड विधि से निकाले ले रहे। ठीक है, तो 540 और इधर 756, तो 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, 0, और फिर 2 से 2 एकम 2, और 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब 5 से कट जाएगी संख्या, 5 दूना 10 और ये 5 सत्ते 35। ठीक है, देखिए 5 दूना 10, 3 बचे, 35 हो गए, 5 सत्ते 35। अब ये 3 से कटेगी, 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। इसको भी काट लेते हैं। देखिए सम संख्या इकाई में 2 से संख्या कटेगी, तो जिन्हें काटना नहीं आता है वो भी अच्छे ढंग से समझ लें, और कमज़ोर विद्यार्थी तो विशेष ध्यान ही दें। तो देखिए 2 का भाग दे रहे, 2 की 7 से ज़्यादा न जाए भाई, तो 2 तियाँ 6। अब इधर 1 बचा, ठीक है, 6 बार 6 तक गया तो 1 बचा, इधर हो गए तो 15, 2 सत्ते 14, 15 से ज़्यादा न जाए तो 14 तक गया।
अब एक फिर बच गया तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगी संख्या, 2 एकम 2, एक बचा 17 हो गए, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से तो 2 नमा 18 और 2 चौको 8, फिर ये 2 से कटेगी तो 2 चौको 8, एक बचा, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 2 नमा 18 होगा। ठीक है, और हम क्या लिख गए, 2 अट्ठे 16 ही, तो इसको पहले तो हम सही कर लेते हैं। तो देखिए मैंने काट लिया। ठीक, तो देखिए जब यहाँ 9 बार 18 हो गए तो 2 नमा 18, 9 आ गए। अब 3 से काटा, 3 छक्का 18, 3 तिरका 9, है ना, तो छक्का 18, 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 से 23 और 7 से, तो ये होगा। अब देखिए, तो अब देखो 5 और 40 को जब हमने काटा तो वो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू फिर 3 टाइम, है ना, इंटू 3, और इसको काटा 500 नहीं 756 को, तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 आया, है ना। तो अब एच सी एफ आप इसका कितना होगा, एच सी एफ आप 540,756 इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए जो चीज़ें मिल रही हो सबसे पहले दोनों में वो लिख लें। देखिए 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, फिर देखो 2 इसमें भी है, 2 लिख लिया। अब देखिए 5 इसमें, इसमें नहीं है, छोड़ दिए। 3 इसमें भी, इसमें भी, देखो फिर 3 और फिर 3, ये हो गया। तो देखिए 2 दूना 4, 4 तई 12 और 12 नमैया 108, तो ये आ गया 108। तो एच सी एफ 108 आ गया। तो बस कह सकते हैं अतः महत्तम संख्या बराबर जो हमसे पूछी गई है, संख्या बराबर हो जाएगी 108। ठीक, जो संख्या महत्तम संख्या पूछी गई वो 108 आ गई। तो यही हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए 19वां सवाल कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि n³ - n 6 से विभाजित है। ये सवाल कह रहा है। तो सवाल की जो भाषा है वो, इसका मतलब है कोई एक धनात्मक पूर्णांक n है। ठीक है, तो n है तो वो उसके लिए, उस धनात्मक पूर्णांक n के लिए जो n³ - n है वो 6 से पूरी तरह विभाजित है, 6 से पूरी तरह विभाजित है। इसका मतलब हमें जो चीज़ अब दी गई है तो वो तो केवल यही n³ - n, तो हम लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है, n³ - n। ठीक, ये दिया है। तो अब इसी को थोड़ा फर्दर आगे और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यदि इससे n कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, n कॉमन तो अंदर जाएगा n² - 1, यहाँ से n पूरा बाहर आ गया। तो अब देखिए एक फार्मूला फिर होता है हमारा, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू a - b। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र से अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a, है ना, n इंटू n + 1। देखिए अगर 1 का भी स्क्वायर करें तो भी 1 ही रहता है, तो और n - 1, ये हो गया इतना। तो अब आगे हम क्या करें, तो अब हमें देखिए इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो इसी को मान लेते हैं। माना a को एक है पूर्णांक, तो उसके बराबर हम इसको मान रहे हैं n इंटू n + 1 इंटू n - 1, इतना मान लिया। तो अब देखिए चूंकि जो n यानी n³ - n जो है ना 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये चीज़ हम अब लिख लेंगे, चूंकि n³ - n 6 से
विभाजित है, यानी 6 से विभाजित है। जब 6 से विभाजित है तो 6 के हम फैक्टर कर लेते हैं। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3, यानी ये तो फिर 2 और 3 से भी विभाजित होगा। ये तो हम पता चल रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः ये 2 व 3 से भी विभाजित होगा। अच्छे से सवाल ये समझ लेना है, ठीक, विभाजित होगा कि नहीं। तो अब क्या करते हैं आगे, तो अब जब 2 व 3 से विभाजित होगा तो अब लगा देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को आपको ध्यान रखना है क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जहाँ क्या होता है, आर जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, और जबकि बी से हमेशा छोटा रहेगा। तो ये होता है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर जो गुणनखंड 2 और 3 बने हैं, तो हम क्या करें, एक बार b बराबर पहले 2 लेने पर, b बराबर 2 ले रहे हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2q प्लस r होगा। भाई b के स्थान पर अब क्या रख देना है, 2 क्यों रखा, 2 एक गुणनखंड बनाना चाहेगा। आप देख सकते हैं पीछे बैक करके, तो 2q प्लस r, तो r की यहाँ पर जो भी वैल्यूज होंगी, तो r के जो भी मान होंगे 2 से तो छोटे ही आएंगे, यानी जब डिवाइड किया जाएगा तो 0, 1 इसके वैल्यूज हो सकते हैं। तो a के, इसलिए a के जो भी संभावित मान ये मान है, ठीक, संभावित मान क्या होंगे, देखिए जब r के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो ये केवल बचेगा 2q, a बराबर 0, ज़्यादा लिख नहीं रहे, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा सवाल, तो 2q प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर केवल 2q रहेगा। अब जब r के स्थान पर 1 रखेंगे, ठीक है, तो हम ये चलो लिखे दे रहे हैं r बराबर 1 पर a इक्वल क्या होगा, 2q प्लस, और ये था r इक्वल 0 पर, ठीक है, चलो लिख दिया इतना 1, ठीक, r इक्वल 1 रख दिया, तो ये a इक्वल क्या आ गया, 2q प्लस 1, इतना आ गया। तो अब देखिए, तो अब ये जो a के मान आए, इनको हम क्या करें, जो हमने मान रखा था, ये दिया था, इसको a जो है ना, इसको हम n के बराबर रख देंगे, यानी a के जो मान आए हैं उनको n बराबर, पहले हम क्रमशः क्या 2q और 2q प्लस 1 रखेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, अब n बराबर क्रम से है ना, 2q, 2q प्लस 1 रखने पर रखेंगे। तो अब देखिए केस फर्स्ट जो हमारा बनेगा उसको लिख लेते हैं केस फर्स्ट में अब हमने मान क्या रखा था, a के बराबर मान रखा था ना, तो लिखेंगे a बराबर, देखिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 था, तो पहले हम क्या रखें, 2q रख रहे हैं, तो 2 और q है ना, देखिए n है, तो n के स्थान पर चलो पहले एक बार हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, a बराबर क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1, ठीक है। तो n के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, ये 2q और कामा, यहाँ भी देखिए n है, तो n के स्थान पर 2q और ये प्लस 1 है तो बना रहेगा, कामा फिर क्या n, तो ये n के स्थान पर 2q, ये q है, और फिर क्या माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख लिया। अब देखिए यहाँ जो 2 है, ये 2q 2 से विभाजित है, देख लिया,
अब केस सेकंड देख लेते हैं। केस इसमें दो ही बन पाएंगे क्योंकि आर के जो भी मान आए हैं, ए के दो मान आए हैं केवल, तो दो केस बनेंगे। तो केस सेकंड ए बराबर, अब देखिए पहले टू क्यू रख चुके, अब टू क्यू प्लस वन रखते हैं। तो हम लिखेंगे एन है ना, एन के स्थान पर टू क्यू प्लस वन, कामा फिर देखिए एन प्लस वन है तो टू क्यू प्लस वन, और ये एक प्लस वन पहले से है प्लस वन, कामा नहीं ये इंटू है, एन है, एन के स्थान पर हम लिख रहे हैं टू क्यू प्लस वन, और ये फिर माइनस वन है। अब ये और ये कट जाएंगे तो देखिए बचेगा क्या, टू क्यू प्लस वन और ये टू क्यू, और ये एक एक जुड़ जाएगा प्लस टू, और ये बचा टू क्यू। ठीक, इतना हो गया। तो यहाँ देखते हैं ये टू क्यू प्लस टू और टू क्यू ये दोनों ही दो से विभाज्य हैं, है ना। तो ये इतना हो गया। अब अगली बार क्या करते हैं, हम देखते हैं b बराबर, अब देखिए इसके गुणनखंड जब दो और तीन बने थे, है ना, तो अभी b बराबर हमने दो लिया, अब b बराबर तीन लेते हैं। तो अब लिख रहे हैं b बराबर तीन लेने पर, तो यूक्लिड इसमें भी वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर r जो होता है जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, और b से हमेशा छोटा होता है। ठीक, तो जब हमने b बराबर तीन लिया तो a बराबर ये कितना हो जाएगा, थ्री क्यू प्लस आर। ठीक, जो यहाँ आर के जो मान आएंगे, आर बराबर वन कामा नहीं जीरो कामा वन कामा टू आएगा, यानी बी से छोटे ही रहेंगे सब मान। ठीक, तब अब क्या करें, ये जीरो है तो अब इतना आ गया, देखिए आर के मान जीरो कामा वन कामा टू तक आए, क्यों, क्योंकि तीन आ नहीं सकता, तीन आ जाएगा तो एक बार फिर विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए तीन से छोटे ही रहेंगे। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर आर के मान हम क्रमशः जीरो कामा वन कामा टू रखेंगे। तो अब की हम डायरेक्ट रखे दे रहे हैं क्योंकि सवाल और लंबा हो जाएगा वैसे। अब देखिए यहाँ से ए के संभावित मान क्या आएंगे, संभावित मान देखिए आर बराबर जब जीरो रखेंगे केवल थ्री क्यू आएगा, ए बराबर थ्री क्यू, कामा देखो आर बराबर जब वन रखेंगे तो आ जाएगा थ्री क्यू प्लस वन, और कामा आर बराबर जब दो रखेंगे तो ये आ जाएगा थ्री क्यू प्लस टू, है ना। देखिए आर के स्थान पर जीरो वन टू रखते चले गए, तो जीरो और थ्री क्यू ऐड करेंगे तो थ्री क्यू रहेगा, इतना आ गया। अब इसमें भी केस हम लगा देते हैं। तो अब देखो, अब a बराबर ए, तो इसमें भी क्या करते हैं, n बराबर पहले क्रमशः थ्री क्यू कामा थ्री क्यू प्लस वन कामा थ्री क्यू प्लस टू रखने पर रख देते हैं। अब रखना किस में है, ये तो हम देख चुके हैं, यही जो है समीकरण इसी में रखना है, तो सिंपल हम सीधे रखे दे रहे हैं। तो देखिए केस फर्स्ट में क्या करें, केस फर्स्ट में ए का मान कितना है थ्री क्यू, तो थ्री क्यू रख रहे हैं। तो जैसे ऊपर किया सेम वही काम यहाँ भी करना है। तो ए बराबर पहले थ्री क्यू रखना है, तो देखिए एन लिखा है, एन के स्थान पर थ्री क्यू, फिर एन प्लस वन है तो थ्री क्यू प्लस वन कर दिया, फिर क्या है एन माइनस वन है तो थ्री क्यू और ये माइनस वन कर दिया, तो ये देखिए तीन से विभाजित है। ठीक, केस सेकंड ले लेते हैं, केस सेकंड ये क्या करेंगे, ए बराबर, अब देखिए अब हमें क्या रखना है थ्री क्यू प्लस वन, तो थ्री क्यू प्लस वन,
अब फिर क्या है देखिए n प्लस वन, तो 3q+1 और +1 और ये +1 ये इसमें खुद दिए हैं कामा इंटू 3q+1 और ये -1, तो यहाँ से ये कट गए, तो ये आ गया 3q+1 3q+2 और ये केवल बचा 3q जो कि 3 से विभाजित है। अब क्या करें, केस थर्ड देख लेते हैं। केस थर्ड में a बराबर, अब हमें क्या रखना है 3q+2 है ना, तो 3q+2, फिर देखिए n+1 है ना, तो लिखेंगे 3q+2 और ये +1 और फिर क्या है 3q+2 और ये -1, तो ये देखो आ जाएगा, इधर करे देते हैं, पन्ना हम क्यों बदलें अब तो, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम में ऐसा ना करें। 3q+2 और देखिए ये 3q+3 हो जाएगा, 3q+3 जो कि 3 कॉमन मिल जाएगा और इधर बचेगा 3q+1। ठीक, तो अब ये वाला पद देखिए, ये वाला जो है 3 से विभाजित है। जब अब ये 3 से विभाजित है तो ये पूरा प्रोसेस हमने किया किसका, n³ n³ - n का है ना, तो ये देख चुके कि 2 से विभाजित है पूरी तरह से और 6 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है तो 6 से भी विभाजित होगा। तो हम अब लिख लेंगे, चूँकि यहाँ n³ - n 2 व 3 से विभाजित है, इसलिए 6 से भी विभाज्य होगा, इसलिए यह 6 से भी विभाज्य होगा। बस हमें यही करना था। अब ये ना करके हम लिखेंगे प्रूव्ड, यही करना था कि 6 से भी विभाज्य हो। ठीक, तो अब हम तो प्रूव कर चुके 2 और 3 से विभाजित है तो 6 से पूरे अपने आप विभाजित होगा। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए देखते हैं 20वां सवाल। 20वां कह रहा है किसी पूर्णांक q के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q, 5q+1 तथा 5q+4 के रूप का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लिख सकते हैं इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, ठीक, इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के सवाल तो पूछे जाना स्वाभाविक है पेपर में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देंगे। तो जब भी पहले तो हम चलो लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो पता है कि a बराबर BQ+R होता है ना, a बराबर BQ+R होता है। तो और जहाँ ये भी पता है जो R है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और ये अब B से हमेशा छोटा होता है। इतनी चीज़ तो आपको जानना है। अब देखिए यहाँ B बराबर क्या लें, तो देख रहे हो ना सब में BQ+ अगर हम R की बात करें तो ये B का काम कौन करेगा, 5 करेगा ना, तो हम B बराबर क्या कर सकते हैं, 5 होगा कि नहीं होगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। ठीक, तो इसलिए क्या करते हैं, ये जो अब होगा हमारा रूप a बराबर ये 5q+R, ये रूप बनेगा। यहाँ पर R के जो भी संभावित मान आएंगे, ठीक, R बराबर यानी 5 से तो मान छोटे ही रहेंगे ना, जैसे ये B से छोटा, R B से छोटा, तो ये R के मान 5 से छोटे होंगे। यानी इसके संभावित मान क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, बस। तो 4 R के मान आ गए। तो अब R के ये मान क्रमशः अगर हम इसमें रखें, तो अगर हम
आर के मान अगर इसमें रखें क्रम से, तो हम यहाँ पर लिख कर दिखाई दे रहे हैं आर के मान क्रमशः रखने पर, तो ए के संभावित मान क्या हो जाएंगे, के संभावित मान जो भी आएंगे। अब देखिए ए बराबर जब जीरो रख देंगे तो कितना आएगा, यानी आर बराबर जीरो हो जाएगा, तो केवल रहेगा 5Q, कामा आर बराबर जब 1 रखेंगे तो 5Q प्लस 1 हो जाएगा, 5Q प्लस 1, कामा आर का मान जब 2 होगा तो ये होगा 5Q प्लस 2, आर का जब 3 होगा, आर के स्थान पर 3 होगा, आर हटेगा 3 आ जाएगा, तो ये 5Q प्लस 3, और कामा जब 4 आएगा तो ये आ जाएगा 5Q प्लस का 4। ये आर के मान आ गए। ठीक, आर बराबर 0 1 2 3 4 रखने पर, तो आर के मान इतने सारे आ गए, क्रम से आए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें बारी बारी से हम अब केस लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, केस फर्स्ट ले रहे हैं, केस फर्स्ट में क्या करते हैं, ये ए बराबर 5 क्यों लेते हैं, ए बराबर 5Q। और देखिए सवाल में क्या कहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5Q 5Q प्लस 1 तथा 5Q प्लस 4 के रूप का होता है, यानी वर्ग है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5Q का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25 और ये Q स्क्वायर। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 Q स्क्वायर, इतना लिखा जा सकता है। अब इसको हम एक ब्रैकेट के भीतर बंद कर लेते हैं, और इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, केवल Q रख देंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 5 और इसके पूरे के बराबर Q, और इधर बगल में हम शो कर देंगे जहाँ 5Q स्क्वायर बराबर केवल Q। ये Q इसलिए रखा गया क्योंकि हमें इसी रूप का सिद्ध करना है कि 5Q प्लस 1 के रूप का होता है, यानी हम गुणनखंड बनाने के बाद जो चीज़ जिस रूप का कहा है, जैसे 5 लाना था तो 5 हमें यहाँ से बाहर मिल गए, जितना चीज़ बचा उसको सबको जिस रूप में जैसे 5Q प्लस 1 वगैरह वगैरह कहा था, तो उसी वही चीज़ केवल रख देना है। तो इतना हो गया, ये हुआ। अब क्या करते हैं, ए बराबर केस सेकंड ले रहे हैं। ठीक, केस सेकंड में क्या करते हैं, ये भी तो ए के बराबर है ना, 5Q प्लस 1 ले रहे हैं, 5Q प्लस 1। अब इसका भी दोनों पक्षों का वर्ग है तो वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 5Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर बराबर, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बना, तो हम कर देंगे 25 Q स्क्वायर प्लस 1 का है तो 1 स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, तो 2 पंचे 10Q। अब देखिए इसको थोड़ा हम इस रूप से लिख लेंगे, 25Q स्क्वायर प्लस 10Q और प्लस ये 1। अब ये भी हमें बताया गया कि 5Q प्लस 1 के रूप का होता है, 5Q प्लस 1 के रूप का होता है, तो यहाँ से हम केवल कॉमन ले लेते हैं 5, इतने से इन दोनों पदों से 5 कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से देखिए 5 हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 5Q स्क्वायर और प्लस का, जब 5 कॉमन लिया तो 5 दूना 10Q और ये प्लस 1 है। अब इतने पूरे के स्थान पर हम Q रख देते हैं केवल, तो 5Q
प्लस 1, और इधर ये दिखा देना है जहाँ 5q² प्लस 2q बराबर केवल q, ये हमने रखा है। तो इस रूप का आ गया। और आगे थोड़ा हल करते हैं, ले लेते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में क्या करते हैं, अब देखिए ए का मान कितना आया था 5q प्लस 2, 5q प्लस ए बराबर है ना, तो 5q प्लस 2, इसका भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो a² बराबर 5q प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। तो होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो 5 25 और q² प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस फिर क्या होता है 2ab है ना, तो 2 और नहीं 2 दूना 4 पंचे 20 है ना, देखो भाई 2 और 2 सूत्र वाले 4 4 पंचे 20, 20q। इसको थोड़ा सेटल करके लिख लेते हैं, 25q² प्लस 20q प्लस का 4। अब इतने से देखिए 5 कॉमन मिलेगा, केवल हम 5q कॉमन लेंगे, 5 ही, तो अंदर बचेगा 5q² प्लस 5 को 20 यानी 4q और प्लस का 4, ये वहीं रहने दिया। अब देखो हम क्या करें, 5 इतने पूरे के स्थान पर रख देते हैं q प्लस का 4, और इधर का दिखा देंगे जहाँ 5q² प्लस 4q बराबर q रखा गया है। ठीक है, ये रखने की बात होती है और कुछ नहीं। तो अब क्या करते हैं, तो देखिए रूप हमारा बन गया a² बराबर। अब आगे जो इतने सारे मान आए इनको सबको रखेंगे तो सवाल और लंबा होगा। तो अब देख रहे हैं ना, आप रख कर चेक कर सकते हैं। तो हम यहीं से कह देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए यह धनात्मक पूर्णांक q का वर्ग है ना, वर्ग 5q 5q प्लस 1 व 5q प्लस 4 के रूप का होता है। अब भाई ये भी करते तो इसका जब होल स्क्वायर आप खोलते तो क्या होता, 5 25 और 3 का 9, 9 को आता, तो 9 को भी आप किसी न किसी रूप में लिखते। कैसे लिखते, 5 प्लस 4 कर लेते, तो 5 जो कॉमन मिलता 3 पदों से मिल जाता, और लास्ट में उधर क्या बचता 4, तो 5 प्लस 4 के रूप का आता, 5q प्लस 4 के रूप का बन जाता। अगर इसको करते तो 5 25 और 4 को 16, 16 को आप करते 15 प्लस 1 16, तो 15 से उतना कॉमन मिल जाता 5, और तो ये 5q प्लस 1 के रूप का हो जाता, बाकी के सबके स्थान पर रख देते उतना। तो ये हमें करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो अब देखते हैं आज का लास्ट नंबर सवाल। तो चलिए लास्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कह रहे दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये सवाल कह रहा है, ये सेम सवाल वही यहाँ पर दोहरा दिया गया, दूसरा और तीसरा सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले का प्रत्येक दर्शाइए कि प्रत्येक प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2m के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं धनात्मक सम पूर्णांक कौन कौन से होंगे। पूर्णांक तो पता है, हम लिख लेते हैं धनात्मक सम पूर्णांक, या सम की बात न करें, केवल हम पहले धनात्मक पूर्णांक लिख रहे हैं, है ना। तो पूर्णांक बराबर क्या होंगे, 1, चलो 0 भी ले लिया, है ना,
अब वैसे जीरो को ना धनात्मक ना ऋणात्मक कुछ नहीं कहते, जीरो, तो जीरो को छोड़ दिए। 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक जाएंगे। ठीक। अब ये सम भाई कैसे बने? अगर प्रत्येक में 2 से गुणा करा दिया जाए, जैसे 2 का 1 में 2 एकम 2, 2 का 4 में 2 दूना 4, 3 में 2 3 6, तो सम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो ये पूर्णांक m है। ठीक। तो इसका मतलब जब ये सम की बात चली है, इसलिए हम लिख रहे हैं धनात्मक सम पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर ये m है तो अगर यहाँ पर हम 2 से प्रत्येक में 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट प्रत्येक में 2 से गुणा करा दें तो वो सम बन जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? यही तो m है, m के बराबर, तो 2m आ गया, यानी वह रूप कौन सा आया? ये। ठीक, प्रूव हो गया। अब आगे कह रहा है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m+1 के रूप का होता है। अब देखिए, धनात्मक विषम पूर्णांक भाई क्या होगा? पूर्णांक तो ये हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब विषम पूर्णांक क्या होंगे? देखिए ये 2m है, अगर प्रत्येक 2m में एक और जोड़ दें, यानी सब में, जैसे यानी ये अभी सम हुए, इसी में अभी देखना, पहले हमने क्या किया? 2m किया, ये 2m, रुक जाओ सही से लिख देते हैं। अब देखिए 2m ये क्या है? सम रूप है। अगर सम में एक और जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा? विषम होगा कि नहीं होगा? यानी तो 2m+1 कर दें, या ऐसे ना भी लिखें। यदि अभी कोई कन्फ्यूजन है कि ये तो डायरेक्ट सीधे ही लिख दिया, तो हम काट के इधर नीचे लिखे देते हैं बराबर। देखिए 2 2 × 1, 2, 3, 4 और डॉट डॉट, ये कहाँ तक? अनंत तक गए। ये कैसा रूप हुआ? सम रूप हुआ। यदि इसमें से सम में 2 से गुणा करके +1 ऐड कर दिया जाए, ठीक, तो कैसा प्राप्त होगा? में विषम प्राप्त होगा कि नहीं होगा? तो अब इसलिए ये क्या? ये 2m है, ये 2 और ये m पूरा है कि नहीं है, और इसी में एक और जोड़ दिया गया, 2m+1 के रूप का हो गया। तो बस यही हमें प्रूव करना था। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर तो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ भाई, वीडियो पूरा ऑनलाइन ही देखा करें तो हमें अच्छा लगेगा, और मैं जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा वीडियो बनाता रहूँगा, और प्रश्नावली बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दूँगा, और किताब भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँ। इसके बाद मैं साइंस के न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कर दूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।